स्वागत है आपका मेरे चैनल एनवी एकेडमी पर। मैं जावेद हुसैन लेके आया हूँ आपके लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तृतीय चरण 1919 से लेकर 1947। इस युग को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं गांधी जी के जीवन परिचय पर कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता के नाम वगैरह। ठीक है, ये आप वैसे से जानते हो पहले से ही, फिर भी ये शुरुआत ये गांधी युग का की बात हो रही तो गांधी जी की सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट है जैसे जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। यहाँ पर क्या होगा 1869, ये गलती से लिख गया है 1869। गांधी जी का जन्म 1869 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, दूसरा, पिता का नाम करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको मैंने ओरली बता दिए, वैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं देखिए। 1889 से 1891 में गांधी जी ने बैरिस्ट्री इंग्लैंड से पढ़ी थी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने बैरिस्ट्री कहाँ से पढ़ी थी, इंग्लैंड से। कहाँ से पढ़ी थी, इंग्लैंड से। और किस सन में, 1889 से 1891 में। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने बैरिस्ट्री कहाँ से पढ़ी थी, इंग्लैंड से, 1889 से 1891 में। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ से 1915 में लौटकर भारत आए। ये पॉइंट भी काफ़ी बार पूछा जा चुका यूपीपीएससी के पेपरों में कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस सन में गए थे। तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस भारत लौट आए थे। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि गांधी जी किसके आमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो गांधी जी दादा अब्दुल्ला के आमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए चलते हैं दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है 1894 में नडाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। गांधी जी ने 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में। 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया था। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना और 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने क्या क्या किया था दक्षिण अफ्रीका में। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, 1903 में इंडिया ओपिनियन की स्थापना अखबार का प्रारंभ किया था और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना और 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में, किस सन में, 1906 ईस्वी में। तो इस पॉइंट पर आप फोकस करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। और इसके बाद 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखी थी। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी। अब ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि 1893 से लेकर 1915 तक की जो भी घटनाएं होंगी वो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही की हैं। तो 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट आए थे। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी भारत वापस कब लौट कर आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट कर आए थे। गोपाल कृष्ण इनके राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे और इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की। गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की थी। ठीक है, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में 3 कठिया प्रणाली के विरोध में चलाया था। अब 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में चलाया था 3 कठिया प्रणाली। तो आपका पॉइंट ये फंसता है कि 3 कठिया प्रणाली होती क्या है, इसको समझ लीजिए कि जैसे किसान के पास 20 भाग जमीन का है तो उसमें से 3 भाग नील की खेती करना आवश्यक है। नील की खेती करना आवश्यक। अब आप सोच रहे हो कि कोई ज़्यादा टैक्स नहीं था, पर उस भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी जो भाग उपजाऊ हो। ठीक है, तो किसान के 20 भाग में से 3 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। इसको समाप्त करने के लिए 3 कठिया प्रणाली को
समाप्त करने के लिए गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में चलाया और तिनकठिया पद्धति से समाप्त करके किसानों को इससे आज़ाद करवाया। ठीक है, तो गांधी जी का भारत में सबसे पहला बड़ा आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, ठीक, जिसने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। इसमें कि 20 भाग में से 3 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक और उस भाग पर आवश्यक होती थी जो अधिक उपयोगी हो, जो अधिक उपजाऊ हो उस खेती पर। इस चीज़ का गांधी जी ने सत्याग्रह चलाकर ख़त्म कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है हमारा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में रहकर भूख हड़ताल की। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कब की थी? तो 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पक्ष में रहकर अहमदाबाद मिल मजदूरों का पक्ष जो भूख हड़ताल की थी, ये किस बेस पर की थी? गांधी जी ने जो मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता था, त्यौहार वगैरह होते थे या अन्य कार्यक्रमों में मजदूरों से काम ज़्यादा लिया जाता था और उनको बोनस भी नहीं दिया जाता था। इस चीज़ को गांधी जी ने ख़त्म किया, यानी कि 1918 में उनके हक को दिलाने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की और ये उसमें सफल भी हुए। अगला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन 1919 से लेके 1922, यानी कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में और समाप्त कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन, इसका सन ज़्यादा पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब ये क्यों स्टार्ट हुआ था? तो तुर्की में मुस्लिम खलीफाओं के साथ ब्रिटिश शासन द्वारा दुर्व्यवहार के विरोध में भारत में इसका विरोध मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन तुर्की में मुस्लिम खलीफाओं के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा दुर्व्यवहार के विरोध में ये आंदोलन किया गया था और बाद में इसमें गांधी जी ने भी समर्थन दिया था। ठीक है, अगला, और ये 1922 में पूरी तरह से समाप्त हो गया था, इस बात की ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा है असहयोग आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 में। यह आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, यानी कि यह आंदोलन शुरू किया गया था। प्रारंभ में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट जी। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट इस आंदोलन के समर्थन में नहीं थी, परंतु बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके समर्थन में आ गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका पॉइंट कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं? इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब किया गया था? 1920 में। किस तारीख को? 1 अगस्त 1920 में यह आंदोलन प्रस्तावित किया गया था। इसमें शामिल कौन कौन नहीं थे? ये बहुत पॉइंट पूछा जाता है कि इसका विरोध इसके में कौन कौन शामिल नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट। बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसमें शामिल हो गए, परंतु एनी बेसेंट इसमें शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद आया चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922। ये घटना क्या थी? तो ये ध्यान रखिएगा, ये घटना थी कि इसमें लगभग 22 पुलिस वालों को, यानी कि 22 अंग्रेज़ों को जिंदा जेल में जला दिया गया था। चौरी चौरा कांड इसी को कहते हैं और ये कई बार पूछा गया यूपीपीएससी में कि चौरी चौरा घटना क्या है। तो 22 पुलिस वालों को ये चौकी पर एक साथ जिंदा जला दिया गया था 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? गोरखपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा कि चौरी चौरा कांड क्या था? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में यह घटना हुई थी। ठीक है, गोरखपुर में ये घटना हुई थी। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण ही उनका मन द्रवित हो गया था, इस घटना से बहुत ही उनको आघात पहुंचा था, इसलिए इसको उन्होंने असहयोग आंदोलन को इसी से द्रवित होकर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है
कि असहयोग आंदोलन कब ख़त्म किया गया था। तो असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 ईस्वी में, 11 फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, किस कारण से? चौरी चौरा घटना के कारण उनका मन द्रवित हो गया था, इस घटना से उनको बहुत आघात पहुंचा था, इसलिए उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। मैं ये पॉइंट बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना, तो गांधी जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है, ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में की थी। और किस उद्देश्य से की थी? कि ताकि वह विधान परिषद के चुनावों में भाग ले सकें। ठीक है, ये था। अब गांधीदास समझौता। गांधीदास समझौता, गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ था। वो कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इसी को गांधीदास समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अपने अगली चीज़ पर चलते हैं कि हमारा अगले पॉइंट क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था और 1934 तक चला था। 1930 में प्रारंभ हुआ था और 1934 तक चला। तो 1930 में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी। इसमें असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी। यह 11 सूत्री मांग 1930 में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। देखो अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका लॉर्ड इरविन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, इसके बाद हुआ था दांडी मार्च और इस पर अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो 11 सूत्री मांग गांधी जी ने रखी थी, इसमें देश की आज़ादी और देश के लोगों के हित के लिए बहुत सारी मांगें सम्मिलित थीं, पर अंग्रेजों ने इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया था और इसके ऊपर ध्यान न देने के कारण गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, जो 12 मार्च 1930 में से 6 अप्रैल 1930 तक चला। दांडी मार्च कब चला? 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये मार्च चला। और यह साबरमती आश्रम से दांडी तक, ये साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक पैदल की यात्रा थी। इसमें 78 सहयोगी थे, परंतु बाद में धीरे धीरे सहयोगी बढ़ते गए और लास्ट में यह लोग लाखों की तादाद में हो गए। इसमें लगभग 240 मील की पैदल यात्रा की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, डेट बहुत पूछी जाती है कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, यानी कि 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 में ख़त्म हुई थी। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन पर आते हैं। गोलमेज सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1930 में ईस्वी में गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की डेट क्या है? 7 सितंबर 1931 गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 7 सितंबर 1931 को। परंतु जब ये लंदन गए इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तो इनकी बात को ध्यान से सुना नहीं गया और गांधी जी ने इसके बाद किसी भी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद आता गांधी इरविन समझौता। ये डेट पूछी जाती है इसलिए मैंने डेट दे दी है। तो गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। दूसरा पूना पैक्ट समझौता 26 सितंबर 1932 को। ये पॉइंट पूछे जाते इसलिए मैंने बीच में दिए थे। और पूना पैक्ट समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते को ही पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को और पूना पैक्ट समझौता 1932 को हुआ था 26 सितंबर। और किसके किसके बीच समझौता हुआ था पूना पैक्ट? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जुड़ने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे। तो ये पूछा जाता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह में जुड़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विनोबा भावे। और महाराष्ट्र से यह शुरू हुआ था। इसमें द्वितीय जुड़ने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम ज़्यादा पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1940 में। और इसमें जुड़ने वाले पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था, कब प्रस्तावित किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था 1942 में। ठीक है, यह आंदोलन 7 अगस्त 1942 में शुरू किया गया, जिसमें गांधी जी व अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी व अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और पूना के आगा खां पैलेस में, पूना के आगा खां पैलेस यानी कि आगा खां महल में इसमें रखा गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका आगा खां महल। आगा खां में गिरफ्तार करके रखा गया था गांधी जी को पूना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कहाँ पर रखा गया था? आगा खां महल में। ठीक है, और कब छोड़ा गया था इनको? 9 मई 1944 को इनको जेल से रिहा कर दिया गया था। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। यह आंदोलन गांधी जी ने 7 अगस्त 1942 में शुरू किया था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। करो या मरो का नारा भी दिया था, ये ध्यान रखना। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, तो कुछ पॉइंट है इसमें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 1942 ईस्वी में। और इस आंदोलन में 9 करो या मरो का नारा भी दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को पूना के आगा खां महल में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था। और 9 मई 1944 को इनको रिहा कर दिया गया था। इसी बीच एक घटना और हुई थी, क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये कुछ नोट है, ये ध्यान रखिएगा। नोट मैंने इसलिए लिख दिया कि ये बीच में छूट गया था। ठीक है, तो तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।